Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel MPE Math Physics Explorer। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस हमने 11th क्लास फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, उसके जो MCQ सॉल्व करना स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक जो है सॉल्व कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, कि जो रेशियो होगा न्यूमेरिकल वैल्यूज का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, वो हमेशा क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या है, यूनिटी, कि वो 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है यूनिटी और लेस, कि वो यूनिटी होगा या फिर लेस होगा यूनिटी से। ऑप्शन नंबर सी के अंदर कहा गया है कि यूनिटी और मोर, कि या तो यूनिटी होगा या फिर वो क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या कहा जा रहा है, लेस देन यूनिटी, कि वो 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे और स्पीड और वेलोसिटी के लिए भी यही कॉन्सेप्ट रखेंगे, क्योंकि हमें पता है स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, स्पीड होगा। अब हमें न्यूमेरिकल रेशियो चाहिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्पीड को जो डिवाइड करा देंगे। तो हम लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड लेस देन और इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड। तो स्पीड के साथ स्पीड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का और न्यूमेरिकल रेशियो होगा वेलोसिटी और स्पीड का, वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यूनिटी और लेस देन यूनिटी। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि किसी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा किसके साथ वो मूव कर रहा होगा। हमारे पास ऑप्शन गिवन है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर मूव कर रहा होगा, फिर या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, या वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा जवाब हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमें पता है एवरेज वेलोसिटी जब बराबर हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। सही है। अगर यहाँ पे सेम इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि जो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास है ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर है। तब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है किसके साथ मूव करता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा जा रहा है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि एक प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रेजेक्टरी के टॉप पर द एक्सेलरेशन इज, कि एक्सेलरेशन क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी, या वो जी के बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ट्रेजेक्टरी हमारे पास क्या होता है, ट्रेजेक्टरी बेसिकली हमारे पास होता है द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करे उसे क्या कहा जाता है, ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। सिंपली हम कहेंगे कि किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कराते हैं तो ये जो वो पाथ कवर करके जा रहा है इसे सिंपली क्या कहा जाता है, इसकी ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। अब इस ट्रेजेक्टरी के टॉप के ऊपर, तो टॉप इसका क्या होगा, हम कहते हैं कि ये इसकी क्या होगी, टॉप होगी। तो अब आपको पता है कि जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो मीन्स के किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर मीन्स के यहाँ से लेकर लैंडिंग तक क्या होता है कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, नीचे की साइड लग रही होती है हर एक पॉइंट के ऊपर। सही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे
कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन विल बिकम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन होगी वो किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या मीन्स के जी के बराबर होगी सिंपली। सही है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 से स्टार्ट करते हैं। सही है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को मिटाने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप ये लिख लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर मीन्स के इन दोनों क्वेश्चन को भी मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि वो कौन सा एंगल होगा जहाँ पर जो है प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है और जो हाइट है मैक्सिमम हाइट वो बराबर हो जाए। सही है, तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि एट व्हाट एंगल the range will becomes equal to the height of the projectile। अब हमें ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है वो 65 डिग्री है, ऑप्शन बी हमारे पास है 45 डिग्री, ऑप्शन सी हमारे पास है 76 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 30 डिग्री। तो इनमें से वो कौन सा एंगल होगा जहाँ पर जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज और हाइट जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सही है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये मैं दोनों रिमेनिंग जो है वो मिटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 की जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब क्वेश्चन की हम हेल्प लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट एंगल द रेंज विल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि वो कौन सा एंगल होगा जहाँ पर रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो बराबर हो जाए हाइट के। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आर हमारे पास बराबर किसके है, एच के बराबर। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसी सेम फार्मूला के अंदर या तो आर को रिप्लेस कर लें आप, या तो फिर एच को आप रिप्लेस कर लें, क्वेश्चन आपका फिर भी सॉल्व हो जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आर को जो रिप्लेस करता हूँ एच से, तो मैं यहाँ पे आर की बजाय लिखूंगा क्या, एच tan थीटा इज इक्वल टू 4h। अब आपको पता है एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो मैं लिख दूंगा tan थीटा बराबर किसके, 4h डिवाइडेड बाय h। h से h जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मुझे थीटा चाहिए, तो tan थीटा यहाँ पे उस साइड में लेकर जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या बच गया था 4। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगी वो अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, 76 डिग्री। सही है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, कि जब भी ऑब्जेक्ट की मीन्स के कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज और हाइट जो है वो क्या हो, बराबर हो जाए, तब जो एंगल होगी वो कौन सी होगी, 76 डिग्री की एंगल होगी। या फिर ये कहा जाए कि कौन से एंगल के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है और हाइट जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो एंगल क्या है हमारे पास, 76 डिग्री। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।